हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करेंगे हमारे चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का पार्ट नंबर 3। इस चैप्टर में हम अब तक हिस्ट्री और ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे वॉक ऑन द ओशन के बारे में। इस पैराग्राफ के अंदर जो हमारी ऑथर हैं तिशानी दोशी, वो वहाँ पर अंटार्कटिका के ऊपर वॉक कर रही हैं यानी चल रही हैं, तो वो हमें वहाँ के व्यूज़ और जो उनके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगी इस पैराग्राफ के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एफियंसिस बट बेस्ट ओकर जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्रीज साउथ ऑफ इक्वेटर। ऑथर कहती हैं कि जो अंटार्कटिका पर उनका अनुभव रहा वो बिल्कुल रोमांचक था, आश्चर्यजनक था। उनको वहाँ पर कई सारे सरप्राइजेस मिले अंटार्कटिका पर घूमकर। अब आप पहली फ़ोटो को देखिए, इसमें आपको इक्वेटर की लाइन दिख रही होगी। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, उसी तरह पर यहाँ पर आपको 5 लैटिट्यूड्स की लाइन दिख रही होंगी, या कैसे के दो 5 पैरेलल लाइंस जो कि 5 पैरेलल सर्कल्स का निर्माण करती हैं अर्थ के ऊपर, जिसमें से हमको केवल एक लाइन पे ही ध्यान देना है जो कि सबसे नीचे है, जहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल इक्वेटर जो 0 डिग्री हम माना जाता है पृथ्वी पर, उससे 66.5 डिग्रीज साउथ की तरफ है, जैसा कि आपको पहली फ़ोटो में ही दिखाई दे रहा होगा। और 90 डिग्री पर साउथ पोल आ जाता है जहाँ पर हमारा अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिक सर्कल के अंदर ही हमारा अंटार्कटिका लाई करता है। हालांकि इसका करेक्ट मेजरमेंट 66.5 डिग्री पर साउथ की तरफ माना जाता है, परंतु ऑथर ने इसको 65.55 डिग्रीज माना है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि अंटार्कटिक से अगर इक्वेटर से कितने डिग्रीज साउथ की तरफ है, तो आप 65.55 डिग्रीज ही आंसर देना, क्योंकि हमारे चैप्टर में यही आंसर दिया गया है। आप दूसरी फ़ोटो में देखिए, वहाँ पर आपको अंटार्कटिक सर्कल कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर अंटार्कटिका का पूरा भाग लाई करता है, जहाँ पर पूरा अंटार्कटिका बसा हुआ है। तो ऑथर इसी अंटार्कटिक सर्कल में बात कर रही हैं। द सोकास्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू ए वाइड स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड। ऑथर बताती हैं कि जिस शिप पर वो ट्रैवल कर रही थी, जिसका नाम था एकेडमिक सोकास्की, वो अपने आप को एक बार 2 आइलैंड्स के बीच में जो बर्फ़ होती है उसके बीच में फंसा लेती है। इन 2 आइलैंड्स का नाम था पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड। ये दोनों ही अंटार्कटिका में स्थित हैं और इन दोनों आइलैंड के बीच में बिल्कुल एक नैरो सी जगह बनी हुई थी जहाँ पर हमारी शिप जा रही थी, परंतु इस जगह में उनकी शिप एकदम से फंस जाती है बर्फ़ के कारण, विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। और क्योंकि उनकी शिप अब इन 2 आइलैंड्स के बीच में फंस गई थी, इसलिए अब वो आगे जाने में असमर्थ थे। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड हेडबैग। अब जो उनके शिप के कैप्टन थे, उन्होंने सोचा कि वो शिप को दोबारा मोड़ देंगे और फिर वो आगे बढ़ेंगे नॉर्थ की तरफ। बट बिफोर वी डिड, परंतु जब तक वो ऐसा करते, वी विल आर इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंगपेल एंड वॉक ऑन द ओशन। ऑथर कहती हैं कि जब कैप्टन ने शिप को वापस घुमाने का फैसला किया, तो उन्होंने उन सभी टीनेजर्स को जो हाई स्कूल के बच्चे थे, उन सभी को ये ऑर्डर दिया कि वो शिप से नीचे उतर जाएं और गैंगपेल की सहायता से वहाँ पर बर्फ़ पर खड़े हो जाएं। गैंगपेल एक ऐसा टी शेप का लकड़ी का या मेटल का टुकड़ा होता है जिसके सहारे जहाज़ के ऊपर है जो सारी रस्सियों को बांधा जाता है। अब इन रस्सियों के सहारे ही वो धीरे धीरे जहाज़ से उतरे, सभी टीनेजर्स जो हाई स्कूल के बच्चे थे, और उधर भी उनके साथ उतरी, और फिर वो वहाँ पर जो बर्फ़ थी आइलैंड के ऊपर, उस पर खड़े हो गए। सो देयर वी वल आर 52 ऑफ अस। तो उधर बताती हैं कि इस ट्रिप पर वो सभी 52 बच्चे गए थे, 52 चिल्ड्रंस गए थे। तो उधर कहती हैं कि वो सभी के सभी वहाँ पर आइलैंड्स पर उतर गए, नीटेड आउट इन गोरेटेक्स एंड ग्लेयर्स। ऑथर कहती हैं कि इसके बाद उनको सभी जरूरी कपड़े दिए गए जो कि गोरेटेक्स के थे, यानी वो वाटर प्रूफ और विंड प्रूफ कपड़े थे, जिससे उन्हें ठंड ना लगे, जिससे वो उस कड़कती ठंड वाले टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकें। और उन्हें ग्लेयर्स यानी सनग्लासेस भी दिए गए जो कि ब्लैक लेंस वाले थे, वॉकिंग ऑन ए स्टार्क ब्राइटनेस दैट सीम टू बी स्प्रेड आउट फॉर एवर। ऑथर कहती हैं कि इन सभी चीज़ों को पहनने के बाद वो वहाँ पर चलना शुरू कर देते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर, ताकि वो कभी फिसल ना जाए या गिर ना जाए। और चलते समय उन्होंने नोटिस किया कि जो धूप थी वहाँ पर रोशनी आ रही थी सूरज की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा
तेज धूप आ रही थी जब ओथर और उनके साथी वहां पर चल रहे थे। अंडरनीथ आवर फीट वाज ए मीटर थिक आइस पैक। ओथर बताती हैं कि जब वो वहां पर चल रही थी तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों के नीचे 1 मीटर चौड़ी बर्फ़ की परत है, यानी जो वहाँ पर ज़मीन बनी हुई थी बर्फ़ की वो 1 मीटर लंबी पट्टी है और उसके नीचे पानी दिख रहा था, जहाँ पर सभी वहाँ के एनिमल्स जो कि वहाँ पर समुद्र में रहने वाले जानवर है वो दिखाई दे रहे थे। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर। तो जैसा कि मैंने कहा आपको, ओथर बताती हैं कि उस 1 मीटर मोटी बर्फ़ की शीट के नीचे, उस पूरे मोटी सी बर्फ़ की परत के नीचे 180 मीटर तक वहाँ पर पानी फैला हुआ था, यानी 180 मीटर गहरा पूरा समुद्र था जिसका पानी सॉल्टी था, यानी नमक का पानी होता है जैसे समुद्र का, वही उधर हमें बता रही हैं। इन द पेरीफेरी कैब ईटर्स सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड शाइनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फ्लॉक्स। ओथर बताती हैं कि जो वहाँ पर किनारा था समुद्र का, जो उन 2 आइलैंड्स का किनारा था, पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड का, वो देखती हैं कि वहाँ पर क्रैब ईटर्स यानी क्रैब को खाने वाले सील लेटे हुए थे। वो वहाँ पर रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठे हुए थे। वो वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि धूप सेक रहे हों, और वो ये सभी वहाँ पर बर्फ़ की मोटी मोटी परतों के ऊपर लेट कर रहे थे, यानी उन मोटी परतों के ऊपर लेटकर वो धूप सेक रहे थे वहाँ पर। मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ ए बनियन ट्री। ओथर बताती हैं कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ही गली के कुत्ते पेड़ों की छाँव के नीचे किया करते हैं, यानी आपने अपने घर के पास जैसे कि देखा होगा कि जो गलियों में कुत्ते घूमते रहते हैं वो पेड़ों की छाँव के नीचे स्ट्रेच होकर वहाँ पर धूप सेकते रहते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो उधर कहती हैं कि ये क्रैब ईटर सील्स भी वहाँ पर इसी तरीके से अपने आप को शाइनिंग कर रही थी, यानी अपने आप को धूप सेक रही थी और अपनी रिलैक्सेशन पोजीशन में बैठी हुई थी। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडेड कनेक्ट। अब उधर कहती हैं कि ये हमें ये बात समझाता है, मतलब जो ये दृश्य उनको दिख रहा है क्रैब ईटर सील्स का, ये इस बात को संकेत देता है कि जो संसार में हर थिंग है वो आपस में कनेक्ट हुई हुई है। जैसे कि वो पाती हैं कि जो क्रैब ईटर सील्स हैं और जो गली के कुत्ते होते हैं उनकी पोजीशन, उनके बैठने का ढंग, लेटने का ढंग बिल्कुल एक जैसा है। तो वो भी वही कह रही हैं कि इस संसार में कोई भी चीज़ अलग नहीं है, सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो गली के कुत्ते ही ऐसे बैठते हों या फिर ये सील्स ही ऐसे बैठ रहे हों, इन दोनों की पोजीशन सेम है और जो बाकी जानवर है वो भी ऐसे ही कहीं ना कहीं रिलैक्स करते हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ आपस में कनेक्ट है पूरी दुनिया के अंदर। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स। ऑथर जैसा कि बता रही हैं कि अब क्योंकि उनके वापस जाने का टाइम हो चुका है इस आइलैंड से, तो वो बताती हैं कि वो यहाँ पर 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और बहुत सारे इकोस्फीयर्स को तय करने के बाद एंटार्क्टिका तक पहुँची थी, जैसा कि हमने चैप्टर के पार्ट 1 में देखा था। और अब उनको इन्हीं सब चीज़ों को फिर से पार करके अपने शहर मद्रास में लौटना होगा। आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन अवर प्लेनेट। ऑथर कहती हैं कि अभी वो इनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है यहाँ की सुंदरता पर, यहाँ की सुंदरता का संतुलन पर, जिस तरीके से एंटार्क्टिका ने अपने अंदर सारी चीज़ों को तालमेल बिठा रखा है। वो हर चीज़ को एक तरीके से बढ़िया तरीके से समेटा हुआ है और ये प्लेनेट में भी नेचर का जो संतुलन है वो भी यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ों को देखकर उन्हें फिर से आश्चर्य होता है, यानी इतने दिन यहाँ पर रहने के बाद भी उनको अभी भी यहाँ की कई चीज़ों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। वो सोचती हैं कि ये एक सपने की तरह है। हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकेम द वार्म प्लेस देन इट वंस यूज्ड टू बी। उधर कहती हैं कि क्या होगा अगर एंटार्क्टिका फिर से एक गर्म स्थान बन जाए जैसा कि वो पहले हुआ करता था। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पहले पढ़ा था कि गोंडवाना नाम का जब सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, उस टाइम एंटार्क्टिका के साथ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इंडिया भी जुड़े हुए थे और ये सभी एक वार्म प्लेस थे, क्योंकि उस टाइम तक ड्रेक पैसेज, गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट, सर्कमपोलर करंट इन सभी का निर्माण नहीं हुआ था। तो उस टाइम पर एंटार्क्टिका ठंडा स्थान नहीं था, वो एक गर्म स्थान हुआ करता था, जैसे कि आज का इंडिया या बाकी देश आपको ज़्यादातर दिखाई देते हैं। परंतु इनके अलग होने के बाद एंटार्क्टिका एक ठंडा स्थान बन गया, क्योंकि यहाँ पर सर्कमपोलर करंट और गल्फ स्ट्रीम के कारण ठंडा पानी जमा होने लगा, जिसके कारण बर्फ़ पड़ने लगी। तो उधर पूछती है कि क्या पहले की तरह एंटार्क्टिका कभी गर्म स्थान हो पाएगा, विल वी बी अराउंड इट सीट। उधर कहती हैं कि क्या हम उस टाइम पर एंटार्क्टिका के पास होंगे जब वो गर्म स्थान बन जाएगा। यानी जैसा कि हमने देखा कि डायनासोर के लुप्त होने के बाद ही एंटार्क्टिका एक ठंडा स्थान बना, तो क्या उधर कहती हैं कि जब ये ठंडे स्थान से फिर से गर्म स्थान बन जाएगा तो क्या हम भी लुप्त हो जाएंगे या हम जीवित रहेंगे। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर, मैमथ्स एंड वुली राइनोस। तो उधर यहाँ पर यही बात कह रही हैं कि क्या हम भी
डायनासोर्स, मैमथ्स और वूली राइनोस की तरह लुप्त हो जाएंगे, जो कि अंटार्कटिका पर बहुत पहले पाया जाया करते थे, जब इंसानों का जन्म भी नहीं हुआ था इस ग्रह पर यानी पृथ्वी पर। होस्ट से ऑथर कहती हैं कि ऐसा किसी को नहीं मालूम कि ऐसा होगा भी या नहीं, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स, ऑथर कहती हैं कि परंतु 2 हफ्ते यहाँ पर गुजारने के बाद उनके ग्रुप के साथ, जिसमें वहाँ पर हाई स्कूल के बच्चे आए हुए थे, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, तो इतनी किसकी हिम्मत है कि वो संसार को बचा सके। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो जेफ ग्रीन नाम के व्यक्ति थे, वो यहाँ पर स्टूडेंट को इसलिए लेके आए थे ताकि वो अपने अंदर एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, जिससे वो अपने वर्ल्ड यानी अर्थ को बचाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि वो इस एज में सीख कर ही अपनी वर्ल्ड को आने वाले उनके फ्यूचर में बचा सकते हैं उनके एफर्ट से। तो वो तो कहती हैं कि किसके पास इतनी आइडियलिज्म है जो इस संसार को सेव करने के बारे में सोचे, क्योंकि यहाँ पर आकर उन सभी ने यही सीखा है। तो वो ये आशा करती हैं कि जो बच्चे यहाँ पर उनके साथ आए हैं वो सभी पृथ्वी को बचाने में अपना सहयोग अवश्य देंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पृथ्वी के पूरे भूतकाल, वर्तमान और यहाँ तक कि भविष्यकाल की भी झलक देख ली है। ऑल आई कैन से इज़ दैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स। ऑथर कहती हैं कि अब जो भी मैं कहना चाहती हूँ, मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि 1 मिलियन साल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ सकते हैं, यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख साल। तो ऑथर कहती हैं कि 10 लाख सालों के अंदर तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ सकते हैं, बट व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स। परंतु ऑथर पूछती हैं कि एक दिन क्या परिवर्तन ला सकता है, यानी जैसा कुछ लोग सोचते हैं कि अंटार्कटिका पर ये सारी चीज़ें 1 मिलियन यानी 10 लाख सालों के अंदर बदली हैं, तो अगर हम एक दिन पृथ्वी की रक्षा कर लेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक एक दिन मिलकर ही 1 मिलियन वर्ष यानी 10 लाख साल बन सकते हैं। तो अगर हम हर दिन प्रयास करें, एक एक दिन को बदलने का प्रयास करें, जिसमें हम हर दिन पृथ्वी को बचाने की कोशिश करें, तो वो धीरे धीरे करके 10 लाख सालों के अंदर अवश्य बदल जाएगा, जिससे हमारी पृथ्वी सिक्योर हो जाएगी। तो इसी के साथ ऑथर हमें ये एक न्यू अंडरस्टैंडिंग देके जा रही हैं। उन्होंने अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है कि किस तरीके से वो अंटार्कटिका गई, और उन्होंने अपने सारे थॉट्स और अपने ग्रुप के सारे थॉट्स भी हमें समझाए। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार माना जाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और पार्ट 3 भी ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।